हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आज आपके लिए लेकर के आया हूँ आंसर राइटिंग का सेशन। यहाँ पर मैं आपको कुछ बेहतरीन आंसर राइटिंग दिखाऊंगा जो कि टॉपर्स के हैं, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक किया है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग की पूरी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि एक बेहतरीन आंसर कैसे लिखा जाता है और क्या क्या उसमें टेक्निक होते हैं, कौन सी इनपुट्स आपको कहाँ पे डालने होते हैं और क्या अप्रोच होना चाहिए लिखने का, उन सब पर पूरी बात करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक आप लोग बने रहेंगे। ठीक है, और ये जो मैं आपको आंसर राइटिंग कराने जा रहा हूँ, इसका सोर्स मुझे मिला है जीएस स्कोर से। तो जीएस स्कोर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। मेनली कह सकते हैं कि वो मेंस एग्जाम में कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो वो आप विजिट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेहतरीन है। बाकी मैं आपको ये दिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे एक बेहतरीन आंसर लिखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि मेंस का जो है क्या स्थिति क्या है। तो जो लोग अभी प्री की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मेंस के बारे में जानना चाहिए। तो मेंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि मेंस में आपके एक पेपर आपका होता है इंग्लिश का और एक पेपर आपका रीजनल लैंग्वेज का होता है, जिसको आपको क्वालिफाई केवल करना होता है। इसका मार्क आपके मेंस में ऐड नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा 4 पेपर आपके जीएस के होते हैं। जीएस के कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं और इन चारों को आपको लिखना होता है। ठीक है, इसके अलावा एक पेपर आपका निबंध का होता है, यानी कि एशिया का एक पेपर आपका होता है और इसमें 2 निबंध आपको लिखने होते हैं। ठीक है, पेपर 1 होता है और इसमें 2 निबंध आपको लिखने होते हैं। इसके अलावा जो है आपके मेंस में जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है उसके भी 2 पेपर आपसे जो है लिए जाते हैं, यानी कि ऑप्शनल के आपके 2 पेपर होते हैं और ये सब आपको लिखना होता है, यानी कि रिटन होता है। यहाँ पर कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई क्वेश्चन आप देखते हैं तो उसको लिखना कैसे लिखना, उससे पहले उस क्वेश्चन को समझना होता है, अच्छे से समझना होता है कि कैसे उसको लिखना है, क्योंकि यदि आप समझ नहीं पाएंगे तो आप अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो लिखने के लिए अच्छे से समझना जरूरी है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसका मूल्यांकन बाकायदा किया गया है। ठीक है, जीएस स्कोर के द्वारा। ये कॉपी है एक सिलेक्टेड की और ऐसे ही यहाँ से आप कुछ सीख पाएंगे जिससे जाकर के आप भी अपना बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। तो ये पूरा कॉपी मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ और उसके बाद में हम बात करते हैं कि लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देख लीजिए अच्छे से कि कॉपी जो है लिखी कैसी गई है। हालांकि इंग्लिश मीडियम में है बट इट्स नॉट प्रॉब्लम, क्योंकि इतना इंग्लिश तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको एक इंग्लिश का पेपर भी सॉल्व करना ही होता है। ठीक है, तो ये इंग्लिश का पेपर जो है पेपर बुकलेट आप देख सकते हैं कि कैसे लिखा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, डिटेल में जाकर के बात करेंगे कि आंसर राइटिंग करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। लेकिन पहले आप ये पेपर जो है देख सकते हैं कि जो उत्तर लिखा है यहाँ पर एक सिलेक्टेड ने, और इसके अलावा जो लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, उन पर हम थोड़ी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेपर पूरा आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया पूरा पेपर और अब हम बात करेंगे कि जो लोग अभी मेंस में नहीं पहुंचे, यानी कि अभी प्री की तैयारी कर रहे हैं, एकदम फ्रेशर है, एकदम नए आए हैं, उनको अगर आंसर राइटिंग अभी से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि करना ही पड़ेगा। आप जानते हैं कि यदि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी, यानी कि यूपीएससी को क्रैक करना है, ऐसे में आपको मेंस से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि प्री अगर आप निकाल भी लिए तो उससे आपको कोई नौकरी नहीं मिलती है। ठीक है, हाँ ये है जरूर है कि आपका दहेज बढ़ जाता है। ठीक है, कि लड़का जो है प्री निकाला हुआ आईएएस का, तो वो अलग चीज़ें हैं। जब आप मेंस की बात करते हैं या मेंस में लिखने की जब आप बात करते हैं तो लिखना एकदम डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, तो लिखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये होता है कि एक तो आपका भाषा, यानी कि जिसे आप लैंग्वेज कहते हैं, वो में बहुत मैटर करता है। और जिस भाषा में आप लिख रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, इन दोनों में किसी में भी यदि आप लिख रहे हैं तो आपका जो अप्रोच है वो आपकी भाषा में अच्छे से घुला मिला होना चाहिए। कई बार होता क्या है कि आपको भाषा की नॉलेज नहीं है अच्छे से और आपने उस भाषा को ले लिया, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं एग्जामिनर को ये पता ही नहीं चल पाता है। तो एग्जामिनर को लगता है कि ये बना रहा है, और जैसे ही हवाबाजी आपकी कॉपी में लगती है तो आपका नंबर कट के 0 हो जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सबसे जरूरी चीज़ है वो है आपका लैंग्वेज, यानी कि भाषा, क्योंकि बिना इसके आप अपने आप को एक्सप्रेस
नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी एक भाषा में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उसके अलंकारों का प्रयोग कर सके, आप उसके कहावतों का प्रयोग कर सके, आप उसमें कोई कहानी बना करके उत्तर को प्रेजेंट कर सके। ऐसे में जरूरी ये होता है कि आपको उस भाषा की समझ अच्छी होनी चाहिए। अब भाषा के बाद में जो दूसरी सबसे जरूरी चीज है, क्वेश्चन का पार्टीशन करना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन के पार्टीशन से ही आप उत्तर निकाल पाते हैं। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग बताइए, या उनका क्या जो है उनकी सीमाएं क्या हैं, उनके होने से राष्ट्रीय आंदोलन में क्या प्रभाव पड़ा। ऐसा अगर सवाल आपसे पूछता है तो यहाँ पर आपको पार्टीशन करना होता है सवाल का, कि सबसे पहली बात कि वो गांधी जी के उन चीज़ों को पूछ रहा है कि जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में किया, इसके अलावा उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या उसके जो पॉजिटिव्स हैं, क्या उसके नेगेटिव्स हैं, ये सारी चीज़ आपको जानना होता है और उसके बाद में एक कंक्लूजन पर पहुंचना होता है। तो पार्टीशन करना होता है आपको, एक क्वेश्चन में एक 2 पार्ट या 3 पार्ट बनाने होते हैं और उसके बाद आप तय करते हैं कि हमें उत्तर 3 स्लॉट में देना है, ठीक है ना। तो ये दूसरा होता है पार्टीशन। उसके बाद में जो तीसरी सबसे जरूरी चीज़ है वो है कि आप एग्जाम्पल जो सेट करते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल आप जो दे रहे हैं ना उसी से आपका उत्तर और मजबूत होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यदि आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया आफ्टर 1990, ठीक है, 1990 के बाद में इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो हो सकता है कि यदि आप पॉलिटिकल जानकारी रखते हो तो आपको पता होगा कि कैसे नरसिम्हा राव की सरकार के बाद में चीज़ें बदली और एक तरीके से इंडियन मार्केट को खोल दिया गया, यानी कि एलपीजी की उदाहरण लाई गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो उसके बाद में इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज हुई। अब ये बात आप लिख सकते हैं क्योंकि 150 शब्द में आपको लिखना होता है, बट होता क्या है कि कहाँ पर आपको एग्जाम्पल रखने हैं, यानी कि फैक्ट आपको कहाँ पे सेट करना है, ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है एक नॉन सिलेक्टेड में और एक सिलेक्टेड में। क्योंकि जो सिलेक्टेड बंदा होता है ना उसको पता होता है कि जब वो एलपीजी की बात करेगा तो उसको कैसे कनेक्ट करवाएगा, ठीक है, वो कैसे कनेक्ट करवाएगा और कौन कौन सा एग्जाम्पल कहाँ पर रखने की आवश्यकता है ताकि वो अपने जो बात कह रहा है उसके मजबूती के पक्ष में कुछ तथ्य रख सके, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक जो बेसिक डिफरेंस होता है एक सिलेक्टेड में और एक नॉन सिलेक्टेड में, वो होता है डायमेंशन का। किसका? डायमेंशन का। इसको हिंदी में आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। आयाम का मतलब होता है कि एक व्यक्ति किसी चीज को लेकर के कितने तरीके से सोच सकता है, ठीक है। यानी कि एक ही चीज है और उसको सोचने का तरीका अगर कई हो जाए तो ये कह सकते हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि बहुआयामी है, ठीक है। यानी कि आप कई तरीके से उसको सोच पाते हैं। तो होता क्या है कि जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो कई बार कई डिफरेंट एरियाज से होते हैं। जैसे उनका संबंध सोसाइटी से होता है तो सोशल उसका एक रिलेशन होता है, इसके अलावा उसका एक इकोनॉमिकल रिलेशनशिप होता है, इसके अलावा उसका एक जियोग्राफिकल इम्पैक्ट भी होता है, इसके अलावा उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होता है। ऐसे केस में क्या होता है कि आपका जो उत्तर है ना वो इन सब का स्वाद चखता हुआ आना चाहिए, यानी कि जितने भी एस्पेक्ट्स यहाँ पर बन सकते हैं उन सब का टच आपके उत्तर में होना चाहिए। और यही तय करता है कि एक बच्चा सिलेक्टेड होगा या नॉन सिलेक्टेड होगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा या नहीं बनेगा, इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो है आपके एस्पेक्ट कितने हैं, कितना ज़्यादा आप उसको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, उसमें चीज़ों को देख पा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि आपको जाके पॉलिसी मेकर बनना है और पॉलिसी मेकर को हर डायमेंशन से चीज़ों को सोचना होता है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है मल्टी डायमेंशनल आंसर और एक सिंपल सा आंसर, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो उसमें आपको मल्टी डायमेंशनल आंसर ही देना है, ठीक है। एक काम करते हैं, एक बार फिर से मैं आपको कॉपीज दिखाता हूँ, कुछ लाइन इसके पढ़ते हैं और आप देखिए इसको कि किस तरीके से उत्तर लिखने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उत्तर देखेंगे, इंडिया सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इट्स हीरोज फ्रीडम फाइटर, ठीक है। तो ये भगत सिंह पर एक क्वेश्चन है जिसका जवाब लिख रहे हैं, ठीक है। उन्होंने
4 ईयर्स में किस तरीके से अपना बलिदान दिया और वो सारी चीज़ें लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक अप्रोच मैं आपको और दिखाता हूँ। ये दिखाने का जो मुख्य मोटिव है हमारा वो ये है कि आपको मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इन्होंने हाईलाइट कर दिया है। ये बहुत फायदेमंद चीज़ होता है। जैसे ठीक है, आप बर्थ एनिवर्सरी की बात कर रहे हैं तो आपने उसको नीचे पेन लगा दिया। आप फ्रीडम फाइटर भगत सिंह की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपने उसको हाईलाइट कर दिया। इसके अलावा हीरोइक फ्रीडम फाइटर की आप बात कर रहे हैं, 24 ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी बात बार बार की जाती है कि वो एक युवा थे और उन्होंने इस तरीके से देश की आज़ादी में अपना बलिदान दे दिया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल, यानी कि जो उनके क्रांतिकारी स्ट्रगल थे उसको यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया। तो ये क्या होता है कि जब आपका कॉपी पढ़ रहा होता है प्रोफेसर, तो आप चाहते हैं कि वो अटेंशन दे कहाँ पर, जहाँ पर आप इसको नीचे पेन चला रहे हो। तो जो आप मुख्य चीज डाल रहे हो, जो इंपॉर्टेंट चीज डाल रहे हो ना, उसको आपको हाईलाइट इसीलिए करना होता है ताकि एग्जामिनर है ना वो आए और वो इस चीज को समझ पाए कि आप वास्तव में चीजों को समझते हैं और वहां पर आप जो है उसको लाना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा थ्रोइंग बम, यानी कि जो बम उन्होंने फेंका था, ठीक है, असेंबली में, इन सब पर वो जो जब ध्यान खींचना चाह रहे हैं तो कुल मिलाकर के वो यहाँ पर आकर्षण लेना चाहते हैं और इसका बहुत प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, इसका बहुत प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा जो भी इन्होंने यहाँ पर लिखा है, ये हो गया, अंडरलाइन हो गया। एक चीज और है, 2 अप्रोच होता है लिखने का। एक तो बहुत सारे स्टूडेंट का अप्रोच होता है हेडिंग डाल के लिखना। ठीक है, हेडिंग डाल के लिखना, जैसे मान लीजिए उनके दिमाग में 5 पॉइंट आ रहे हैं तो वो 5 का हेडिंग बना के लिखते हैं। लेकिन दूसरे टाइप वाले स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हेडिंग नहीं, वो पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहला पैराग्राफ इन्होंने स्टार्ट किया और ये लगभग इंट्रोडक्शन जैसा था, और उसके बाद में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इन्होंने पैराग्राफ चेंज किया, क्योंकि ये बाद में अपने बदलाव कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, पैराग्राफ को थोड़ा सा चेंज किया। ऐसे में होता क्या है कि ये भी एक अच्छा फ्लुएंसी बनाने का तरीका है। हेडिंग्स में क्या होता है कि आप एक दायरे में बने होते हैं। जैसे आपने सोशल डाल दिया हेडिंग, तो आपको सोशली बात करना होगा। पॉलिटिकल हेडिंग डाली तो आपको पॉलिटिकली बात करना होगा। तो कुल मिलाकर के वो भी एक अच्छा तरीका होता है, अपना अपना अप्रोच है। दोनों तरीके सही हैं। आप हेडिंग डाल के लिख रहे हैं कि आप बिना हेडिंग के लिख रहे हैं। बिना हेडिंग के लिखने में थोड़ा सा आपकी भाषा पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको फ्लुएंसी बहुत मेंटेन रखनी होती है। जैसे आप एक चीज़ को समझा करके दूसरे पर अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको शिफ्ट होना होता है। लेकिन जब आप हेडिंग के सहारे चलते हैं तो वहाँ पर आपको कोई टेंशन होती नहीं, आप हेडिंग चेंज कर लेते हैं, बहुत ईजिली उसको कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है आपके लिए। ठीक है, कुछ और चीज़ें यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। हाईलाइट्स में देखा और विदाउट हेडिंग लिखा जा रहा है ये चीज़। ठीक है, कुछ इसके अलावा बहुत सारे रिव्यूज जो टीचर देते हैं लिखने के टाइम वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जीएस स्कोर का एक तरीके से जो है प्रयास है कि जितने भी टॉपर्स के कॉपीज हैं वो स्टूडेंट के सामने रखे जाए, कैसे वो लिखते हैं, और जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहा है उसमें और उस टॉपर के लिखाई में अंतर क्या है, उनके राइटिंग में डिफरेंसेस क्या है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो ओनली यूपीएससी को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग एकदम नए हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।